हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, क्लास 11th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम भी समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री एक साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो ये पूरी चीज़ें हम मैटर के अंदर करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी है, ये सारे मैटर के अंदर आती है। इसकी कंपोजिशन को जानेंगे इस लेसन में। चेंजेस जो भी मैटर के अंडर में होते हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन द चेंजेस इन द कंपोजिशन एंड चेंजेस इन द एनर्जी। सो वी ऑल आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस है, और ये डाइवर्स एरिया में ये एप्लीकेबल है। जैसे कि आप देख रहे हो कि वेदर चेंज हो रहा है, वेदर के पैटर्न में चेंज आ रहा है। आपके ब्रेन का जो फंक्शन है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को और एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, इसके अलावा किसी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग, सोप, डिटर्जेंट, मेटल्स, एलॉय, ये सारी चीज़ें, या फिर इसके अलावा कुछ नए मटेरियल, जैसे कि आप नए मटेरियल की खोज करते हो, आप नया मटेरियल प्रिपेयर करते हो। सो इन सारी चीज़ों में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन ह्यूमन नीड्स जो होती है, जो आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें, जैसे कि फूड है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, एंड अदर मटेरियल्स दैट इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ क्वालिटी। तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो, वो सारी केमिस्ट्री के अंदर है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सिस्प्लेटिन या फिर टेक्सोल, दैट इज़ एक वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी है जो कि कैंसर थेरेपी के अंदर आता है, टेक्सोल और सिस्प्लेटिन। आपने AZT का नाम सुना होगा, एजिडाइमेथाडाइन, यूज्ड अगेंस्ट द एड्स के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है कि हम केमिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री में ही पढ़नी होती है। और केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का और साइंस का, दोनों का ही। चलिए देख लेते हैं मैटर को। बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होगी, लेकिन यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करती जा रही हूँ। जैसे मैटर है, मैटर इज एनीथिंग विच हैज़, आपने बचपन से सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड कैन फेल्ट डायरेक्टली बाय आवर एनी ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन से आप उसको फील कर सकते हो, दैट ऑल आर मैटर। Matter can be classified physical classification or chemically classified. So physical classification can be done like solid, liquid, gases, and chemical classification can be done in the pure substance or impure substance. Pure substance, if you will see, pure substance के अंदर elements और compound आते हैं, impure substance के अंदर mixture आते हैं, और mixture दो तरह के होते हैं, homogeneous और heterogeneous mixture। और एलिमेंट को आप अगर अगेन एलिमेंट और कंपाउंड में अंदर जाओगे, तो एलिमेंट्स को आप क्लासीफाई करते हो, तो आपको तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते होगे तो एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल्स में जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे जो गैसेस है या फिर लिक्विड है, ये सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। इसके अलावा मेटेलॉइड जैसे कि आर्सेनिक, ये सारे मेटेलॉइड्स में आते हैं। इसके अलावा बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होता है? व्हेन यू आर मिक्सिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे कंपाउंड का कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मीथेन है। आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक कोवेलेंट और एक आयोनिक कंपाउंड। सो कोवेलेंट कंपाउंड आप देखेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि जो एक कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, दैट आर कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि कंपेरेटिवली वीक होते हैं आयनिक कंपाउंड से, जैसे कि मीथेन है, कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन साल्ट है। चलिए देख लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखेंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की होती है कि जो आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उस हिसाब से आप उसकी जो क्लासिफिकेशन करते हो। सो द प्रॉपर्टीज़ लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ डेफिनेट, लिक्विड की वॉल्यूम डेफिनेट होती है और गैस की इनडेफिनेट होती है। शेप की बात करेंगे, देन शेप ऑल्सो फॉर सॉलिड
definite and shape of liquid and gases are indefinite. If we will see about the intermolecular force of attraction, we will see it is very high force of attraction, किसमें solid में, liquid में moderate होता है और वो gaseous में negligible होता है, which is very very low. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम और गैसेस में फ्री टू मूव एवरीवेयर. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे, सो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन द सॉलिड एंड इन लिक्विड इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर एंड इन गैसियस वेरी वेरी ग्रेट. सो यह बहुत ज़्यादा होता है. इसके अलावा बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो जो सॉलिड होते हैं बहुत ही लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, आप कंप्रेस नहीं कर सकते. जैसे कि ये पेन है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, बहुत लीस्ट कंप्रेसिबल है. लेकिन लिक्विड जो होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी कम होती है, बट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. एक गैस से भरा हुआ बैलून है, आप उसको दबा सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो. एक्सपेंशन और हीटिंग की बात करेंगे, तो एक्सपेंशन जो होती है सॉलिड की वो बहुत कम होती है, बहुत कम एक्सपैंड होता है. बट लिक्विड जो होते हैं वो भी एक्सपेंड होते हैं, बट वो भी बहुत कम होते हैं. बट गैसेस आर हाईली एक्सपैंड, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है गैसेस. रिजिडिटी की बात करते हैं तो ये वेरी रिजिड होता है. और देखेंगे अगर लिक्विड की, तो ये नॉन रिजिड होता है क्योंकि ये फ्लूइड भी जाना जाता है. नॉन रिजिड होता है गैसेस भी, और ये भी एक फ्लूइड है. फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो जो सॉलिड होते हैं दैट कैन नॉट फ्लो. If you will see the liquid and gases they can flow. डिफ्यूज़न की बात करेंगे, द सॉलिड जो होते हैं वो हार्डली डिफ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूज़न ये शो नहीं करते हैं. बट लिक्विड और गैसेस डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और रेट ऑफ डिफ्यूज़न रेट जो होती है इसकी बहुत बहुत फास्ट होती है. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे, तो जो मैटर होते हैं ना, आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में. मिक्सचर जो होते हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. प्योर सब्सटेंस जो होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं. चलिए अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि व्हाट आर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और आप उसको फिर से स्प्लिट नहीं कर सकते हो सिंपलेस्ट सब्सटेंस में. और आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड से वो तोड़े नहीं जा सकते हैं. अब तक आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, और 92 एटॉमिक नंबर के बाद वाले जो एलिमेंट है वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं. मीन्स कहने का ये मतलब है कि वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं. और एलिमेंट्स जो होते हैं फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में. आगे बात करेंगे, दूसरा पार्ट है हमारा प्योर सब्सटेंस का दूसरा पार्ट, दैट इज कंपाउंड. कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है जो बने होते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में. डेफिनेट प्रोपोर्शन किसका? बाय मास, विच कुड बी स्प्लिट बाय द सुटेबल केमिकल मेथड्स. ओके, आगे बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड की. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है कंपाउंड की? तो कंपाउंड जो होते हैं उसमें ऑलवेज एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट्स का बाय मास. मास से वो डेफिनेट प्रोपोर्शन से होते हैं, और जो प्रोपोर्शन उसकी जो होती है, अगर उसको आप डिफर करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोपोर्शन ऑफ मास इज डेफिनेट. प्रॉपर्टीज़ होती है कंपाउंड की जो कि टोटली डिफरेंट होती है जिससे वो मिलकर बने होते हैं, जिन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि आप देख लो प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दोनों गैस हैं, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों के मिलने से जो बनता है वाटर बनता है H2O, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है. तो जो कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे उसकी प्रॉपर्टी कंपाउंड की बिल्कुल अलग होती है. कंपाउंड जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस का मतलब ये है कि आपको कंपाउंड में ये नहीं पता चलता है कि कौन सा, जैसे आप पानी लेते हो तो उसे पता नहीं चलता ना कि उसमें हाइड्रोजन किधर है, ऑक्सीजन किधर, नहीं पता चलता ना, क्योंकि वो होमोजीनियस है. आप जहाँ भी देखोगे ऊपर नीचे जहाँ से भी देखते हो वो सेम दिखता है. कंपाउंड्स को ब्रॉडली आप क्लासिफाई कर सकते हो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे कि मिनरल्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए देख लो, कॉमन सॉल्ट है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. बट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग सोर्सेज से फाउंड किए जाते हैं. लिविंग सोर्स का मतलब क्या है? प्लांट्स या फिर एनिमल से पाए जाते हैं. और इनमें क्या होता है, जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन होता है. जो और कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि ऑयल है, वैक्स है, फैट्स है,
ये सारे कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मिक्सचर की बात कर लें तो मिक्सचर जो होता है वो कॉम्बिनेशन से बनता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड के किसी भी रेशियो में मिला देने से आपको मिक्सचर मिल जाता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स जो होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। कंपाउंड में आपने पढ़ा कि कंपाउंड बनते समय एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, बट मिक्सचर के फॉर्मेशन में जो कंपाउंड होते हैं उनकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं होती है। एयर एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का, जिसमें कि ये 2 टाइप का होता है मिक्सचर, जैसे कि होमोजीनियस है और हेटेरोजीनियस है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कंपोजिशन सेम होती है, जैसे कि आप एक ग्लास शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो, आपने उसके टॉप से 1 चम्मच ये जो अगर निकालो और 1 चम्मच बॉटम से निकालो, क्या टेस्ट में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा ऊपर से नीचे तक थ्रू आउट सेम दिख रहा है और इसका टेस्ट भी सेम होगा क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व हो चुका है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि आप ये ले लेते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि आप सॉल्ट है और उसमें सॉल्ट लिया आपने और पानी लिया और उसके अंदर 1 चम्मच ऑयल भी डाल दिया। अब ऑयल डाला तो आप जो है ना, ऊपर में ऑयल है, नीचे पानी है। अब जो आप ऊपर से जो निकाल रहे हो 1 स्पून और नीचे की 1 चम्मच निकाल रहे हो, क्या दोनों की सेम होगी? नहीं, बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऑयल है वो तो डिज़ोल्व हुआ ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रखते हैं, जिसे कि आप नेकेड आई से देख सकते हो, बट होमोजीनियस में जो है ना, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। चलिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कि ये दिया था एंटोनियो लेवोजियर ने। इस लॉ को प्रपोज किया था लुइस प्राउस ने 1799 में। उसमें ये कहा गया था जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं सेम रेशियो में, irrespective of the method of preparation of the source from where it is taken। ठीक है, तो एक रेशियो जो होती है वो फिक्स होती है, सोर्स उसका जहाँ से लिया जाता है उससे इरिस्पेक्टिव, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट रेशियो जो है ना वो फिक्स होती है। ये किसने कहा था? लुइस प्राउस्ट ने कहा था। और ये जो मीन्स ये जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी आप कहीं कहीं से लिखा हुआ पाएंगे। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कहा दिया था एंटोनियो लेवोजियर ने 1799 में। उसमें कहा गया था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। उसमें उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 और अधिक से कंपाउंड बनाते हैं। द डिफरेंट मासेस ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन इन द फिक्स्ड मास टू द अदर बियर द सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ठीक है, इसके अलावा जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे एक गे लुसैक लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दिया गया था गे लुसैक्स के द्वारा। इन्होंने दिया था कि 1808 में इस लॉ में बताया गया था कि जो गैस होते हैं वो कंबाइन होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम and provided all gases at the same temperature and pressure. So it states that the gas combine or are produced in chemical reaction, so they do so in simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो गैस का जो फॉर्मेशन होता है, गैस कंबाइन करते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो रेशियो होती है बाय वॉल्यूम की, और वो क्या होती है, जो गैस या तो कंबाइन हो रहे हैं या तो वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी जो सिंपल रेशियो होती है बाय वॉल्यूम वो एट सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर होती है। अब देख लो क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे H2 गैस है और 1 वॉल्यूम लिया आपने, Cl2 है, उसकी भी 1 वॉल्यूम है, तो आपको जो HCl मिलेगा जो गैसीय स्टेट में मिल रहा है दैट विल बी ऑफ 2 वॉल्यूम, यानी कि 1 + 1 वॉल्यूम। सो ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैव अ सिंपल रेशियो 1:1:2 बाय वॉल्यूम। एवोगाड्रोज लॉ, इट इज गिवन बाय 1811, एवोगाड्रोज ने दिया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ, equal volumes or gases have the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। उन्होंने कहा था
कि जो होता है कि लॉ ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर है, मतलब किसी भी गैस की अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, विच इज़ इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं कि सभी सब्सटेंस जो होते हैं टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, जिनका नाम उन्होंने बताया एटम। ठीक है, एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल होते हैं शेप, साइज और मास में, और उसकी अदर प्रॉपर्टी भी सेम होती है अगर सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो। एटम जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम जो होते हैं कंबाइन होते हैं विथ ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म molecules. Atoms cannot be created, divided or destroyed during any chemical or physical change. तो किसी भी chemical और physical change में आप एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप एटम को क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। ये कहा था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, आगे चलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एटम हमें पता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। While smallest particle of a substance which is capable of independent existence is called a molecule, but molecule जो होता है वो independently exist कर सकता है, बल्कि जबकि atom exist कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, but molecule exist कर सकता है हमेशा। ठीक है, आगे बात करेंगे तो अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें होमो एटॉमिक और कुछ हेटेरो एटॉमिक होते हैं। होमो एटॉमिक क्या होता है, जो जिसके मॉलिक्यूल सेम एटम के मॉलिक्यूल से जो बना होता है उसे सेम एलिमेंट वाले को हम होमो एटॉमिक कहते हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल बना होता है जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसे हेटेरो एटॉमिक कहते हैं। और अगर बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स की इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट लाइक, तो वो मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकता है, ट्राई एटॉमिक हो सकता है या फिर पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर सकते हो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 के 1/12 मास के बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6। आप अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो यू विल गेट 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो आजकल AMU को आप U से भी डिफाइन का हुआ देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास जो होती है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एटम 1/12 मास ऑफ द कार्बन। तो किसी की भी आप एटॉमिक मास आप इस तरह से निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होती है, क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज mass in grams is numerically equal to its atomic mass in simple terms. Atomic mass of an element expressed in grams is the gram atomic mass और gram atom। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे बात कर लेते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की 16 AMU होती है, जिसमें कि 1 एटम जो होता है ऑक्सीजन का उसका मास 16 AMU होता है या फिर U होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन जो होता है दैट इज 1 मोल ऑफ एटम के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टेंस को डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि जो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज द 12। इसको एक्सप्रेस कितनी भी बार आप एक्सप्रेस करोगे, सबस्टेंस जो होता है ना वो हैवियर होते हैं 1/12 मास ऑफ द कार्बन। मतलब किसी से कंपेरिजन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई सब्सटेंस है, जैसे ये सब्सटेंस है, ये जो है कार्बन 12 के कंपेरिजन में कितना गुना ज़्यादा भारी है या कितना हल्का है, सो उससे उसके कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, आपने सामान खरीदते हो तो आपके जो मास को कंपेयर किया जाता है, तो अगर आपने बाट देखा होगा तो उन्होंने आयरन के एक बार से उसे कंपेयर किया जाता है। ठीक वैसे ही कार्बन 12 से कंपेयर किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर मासेस को। जो अगर मास ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे, मास ऑफ कार्बन, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 अगर निकालोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 44 आ जाएगी। कैसे आ गई, तो कार्बन की मास कितना है, तो कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना है, तो 16 है। 16 × 2 यानी 32 और +12 दैट इज 44।
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है, ग्राम जो होते हैं न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के, उन्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। जैसे देख लो आप, फार्मूला उसका निकालने का है कि 32 AMU होता है ऑक्सीजन का मास, तो उसको उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फार्मूला मास क्या है? तो जो फार्मूला का जो मास होता है, तो सम कर लोगे सबकी एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, सभी एलिमेंट का सम कर लोगे तो फार्मूला मास में निकल जाएगा। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोल क्या होता है? मोल को डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं सेम नंबर होते हैं, यानी कि मोल रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू द एवोगाड्रोज नंबर। केमिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है मोल, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स, उसको क्या बोला जाता है? मोलर मास कहा जाता है। मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं तो मोलर वॉल्यूम क्या है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की जाती है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास। आगे बात कर लेते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन की। मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, एक मोल किसी भी सब्सटेंस की जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, हम उसे ही मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और एक मोल ऑफ सारे गैसेस जो होते हैं 273 केल्विन पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑक्यूपाई करते हैं, विच वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। ये यूनिट जो होता है मोलर वॉल्यूम इज लीटर पर मोल और मिलीलीटर पर मोल होता है। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए एक फार्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन के निकालने के लिए आप उस एलिमेंट के मास जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ द इन दैट कंपाउंड और मॉलिक्यूलर मास ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 में आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो इंपेरिकल फार्मूला जो होता है दैट इज सिंपलेस्ट होल नंबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो जितने मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एग्जैक्ट नंबर शो करता है। अब रिलेशनशिप क्या है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू द इंपेरिकल फार्मूला, जहाँ पे n क्या है? वो नंबर है जिससे आप दोनों को मल्टीप्लाई कर ले हो। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें, रिएजेंट जो कि क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है फर्स्ट और लिमिट्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। कहने का मतलब ये, किसी रिएक्शन में रिएक्शन जो होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंज्यूम कर हो जाता है फर्स्ट जितने अमाउंट में, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो मतलब जो पहले खर्च हो जाता है, यानी आप ऐसे समझ लो कि आपने दो केमिकल को मिलाया, जो कंज्यूम हो गया जल्दी, तो उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, वो आपके पास लिमिटेशन में है। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होती है एक्सप्रेस की जाती है डिफरेंट वेज में, जैसे कि मास परसेंट में। मास परसेंट ऑफ एनी सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉलिड की मास लिखोगे, फिर आप मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दोगे उसे 100 से, ठीक है। आगे चलते हैं, वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि N/V। आगे बात करेंगे मोलैरिटी, अगर आप देखोगे तो मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। अब यहाँ पे M1 और M2 क्या है? तो ये इनिशियल मोलैरिटी और मोलैरिटी ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम है। मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट एंड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन। यहाँ पे मैंने क्विकली इस लेसन किया, रिवीजन के तौर पे भी आप इसको पढ़ सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।